अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और बड़े और घिनौने हमले की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी क़यादत पहले ही बहुत ज़्यादा अवामी दबाव का सामना कर रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे हमले की तैयारी कर रही है जिसका इंदिया हमें जो आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त पार्लियामेंट हाउस में देखने को मिला था। और ये जो हमला है ये है पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से। अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसमें एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बिल्कुल टॉप की जो लीडरशिप है, अब उनको बज़ाहिर लड़वाने की कोशिश की जा रही है और इसको इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, जैन कुरैशी वाला मामला। ये क्या तफसीलात हैं इसके ऊपर आपके साथ अब बात करेंगे और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर हमला करने की तैयारी हो रही है, इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मरहूम शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से। आज उनकी दूसरी बरसी थी, लेकिन उनको 2 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका और कोई भी जज इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो अरशद शरीफ साहब का मुकदमा सुनने की जुर्रत तक नहीं रखता। इसके ऊपर बात करेंगे कि गुज़श्ता 2 साल में अरशद शरीफ साहब के मुकदमे में क्या कुछ होता रहा, क्या पेशरफ्त हुई और कहाँ तक मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नवंबर 2022 में अज़ खुद नोटिस भी लिया था और उसका क्या बैकग्राउंड था और वो अज़ खुद नोटिस कैसे लिया गया था, अवाम ने उसमें क्या अहम किरदार अदा किया था, इसके ऊपर भी आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रहा है एक नया हमला। इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा और एक खतरनाक और घिनौना किस्म का अटैक तैयार कर रही है और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के जो भोंपू हैं उन्होंने बाकायदा इस पर बयानिया साजी भी शुरू कर दी है। बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज हो चुका है और जैसा मैंने कहा कि जैन कुरैशी का जो मामला है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह से गद्दारी की, इमरान खान के नज़रिए से वो हटे, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया। वो रिजर्व अराकीन में शामिल थे जिन्होंने जो है वो मुमकिन तौर पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर आईनी तरमीम के हक में वोट देना था अगर पहले से 5 मौजूद अराकीन में से कोई एक रुकन उस आईनी तरमीम के हक में वोट देने से इनकार करता। लेकिन जैन कुरैशी इसकी तरदीद करते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो मेहर बानो कुरैशी हैं उन्होंने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के साथ कोट लखपत जेल में मुलाकात की और अपने भाई के हवाले से बताया तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर मुकम्मल एतमाद है और उनका बेटा कभी भी इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के नज़रिए को धोखा नहीं दे सकता। बहरहाल ये चीज़ें अभी आनी है, शोकाज नोटिस जारी हो चुके हैं, इस पर जैन कुरैशी अपना जवाब जमा करवाएंगे और मुमकिन तौर पर वो ठीक भी हो सकते हैं। और यहाँ मेरे ख्याल में ये बात करना भी ज़रूरी है कि शाह महमूद कुरैशी एक सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी बहू को अगवा किया गया, 2 से 3 घंटे तक वो लापता रहीं, उनको किस हाल में रखा गया और उनके ख़ानदान के हवाले से बहुत सारे ऐसे खदशात जो हैं वो जहन में आते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी अपनी छुरियाँ थोड़ी सी जो है ना वो आहिस्ता करनी चाहिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त इमरान खान के साथ वफादारी की सज़ा भुगत रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इमरान खान ने गुज़श्ता साल ग़ालिबन मई 2000 जब शायद ये वाक़यात हो चुके थे 9 और 10 मई के, उसके बाद ये कहा था जब उनसे सवाल हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी आपको छोड़ जाएंगे और शायद असद उमर आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहें, तो उस पर इमरान खान ने यह कहा था कि नहीं, असद उमर मुझे छोड़ जाएगा लेकिन शाह महमूद कुरैशी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर एग्जैक्टली यही हुआ, असद उमर पीटीआई छोड़ गए लेकिन शाह महमूद कुरैशी आज 1.5 साल होने को है और वो इमरान खान के साथ वफादारी की सज़ा भुगत रहे हैं। तो इसलिए उनकी बहू को उठाया गया, कैसे फैमिली को ब्लैकमेल किया गया, वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लाखों मुरीद भी हैं और एक सैयद घराने की बहू को इस तरह उठाकर और उनकी इज्जत उछालने की कोशिश की गई। तो ज़रा ये चीज़ें अपने माइंड में ला कर आए, बहुत सारे और लोगों के साथ भी हुआ है, लेकिन ये जहन में रखें कि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर शख्स दूसरे की तरह बहादुर नहीं हो सकता, हर शख्स के आसाब इमरान खान की तरह मजबूत नहीं हो सकते, शाह महमूद कुरैशी की तरह मजबूत नहीं हो सकते। ये चीज़ आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है। यहीं से जब आप एक बार इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर आगे चलना और इन सारी चीज़ों को
उनका जायजा लेना, उसके ऊपर तज्जिया करना, उनको परखना, उनको समझना, ये फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो अब जैसा मैंने कहा कि ज़ैन कुरैशी वाले मामले को ये एक तरह से बन चुका है, क्या कहते हैं उसे, प्रेशर पॉइंट कह लें या सॉफ्ट कॉर्नर एक तरह से बन चुका है, और इसको अब हिट करने की कोशिश की जा रही है। और एस्टेब्लिशमेंट के भोंपू हैं जनाब जावेद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे और वो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के अंदर बनने के हवाले से पहली बार खबर आई जब आईनी तरमीम की मंजूरी हो रही थी पार्लियामेंट हाउस से, और गालबन ये फैसल वावडा ने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का आइडिया किसका हो सकता है, ये प्लानिंग किसकी हो सकती है? एक ही अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर है जो ये काम कर सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी जो गुज़श्ता 1.5 साल से इमरान खान के साथ वफादारी की सजा भुगत रहा है, जो ज़मीर का कैदी है, जो सियासी कैदी है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान की सियासत में उन चंद लोगों में जाकर खड़ा हुआ है कि लोग अब सियासत में आने वाले शाह महमूद कुरैशी के सियासी कद काठ को देखकर उस पर रश्क करेंगे और कहेंगे कि काश हम भी शाह महमूद कुरैशी का जो सियासी मकाम और रुतबा है वहां तक पहुंच सके। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत कद्दावर शख्सियत बन चुके हैं, और मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी कभी भी इस तरह का कोई घटिया काम नहीं कर सकते कि वो बाहर आए। जैसा कि उन्होंने रिहा होना है, जो मेन केस था उनके खिलाफ साइफर वाला, वो खत्म हो चुका है। 9 मई के जेली मुकदमात में उनको फंसाया गया, हालांकि वो उस वक्त 9 मई के रोज कराची में थे, उनकी अहलिया अस्पताल में थी, वो बीमार थी और उनका वहां पे इलाज चल रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पर थे और उन्होंने वहां से अपना बयान भी जारी किया था और अपने कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा था, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ लाहौर में बनाए गए जेली और झूठे मुकदमात में उनको नामजद कर दिया गया। हमारी अदालतें भी अंधी हो चुकी हैं, जज भी अंधे हो चुके हैं, किसी में जुर्रत, हिम्मत या अखलाकियात की रत्ती बाकी नहीं बची कि जो सियासी कैदी है कम अज कम आप उनके खिलाफ तो इंसाफ करें, उनके साथ तो इंसाफ करें। जिन्होंने जुर्म किया उनको दे सजाएं, कोई किसने आपको रोका है? 1.5 साल हो चुका है, डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी नाहक कैद काट रही हैं। कौन जिम्मेदार होगा उस मजलूम खातून का जो 1.5 साल ज़ईफ है, बीमार है, कैंसर सर्वाइवर है, साबिक सूबाई वजीर सेहत है, लेकिन और साबिक जो है वो प्रोफेशनल डॉक्टर भी रही हैं और अभी भी डॉक्टर हैं, और उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन किसी जज की गैरत, हमीयत को जरा सा भी उबाल नहीं आ रहा कि हम डॉक्टर यास्मीन राशिद या इस तरह के दीगर मजलूमों के मुकदमात सुन सके। बहरहाल अब शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ एक नया जाल बुनने की कोशिश हो रही है। इमरान खान और शाह में, यानी कप्तान और वाइस कप्तान के दरमियान अब इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि कप्तान और वाइस कप्तान दोनों आमने सामने हों, एक दूसरे से लड़ें और इस तरह पीटीआई कमजोर हो, पीटीआई का बयानिया कमजोर हो और इस तरह पीटीआई की मजीद जो शिकस्त व रीख्त है उसका मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ जैसा मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी वफा की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी सूरत में, मेरे ख्याल में, मेरी एज अ कोर्ट रिपोर्टर, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी किसी मामले पर ऐसी कोई बात करेंगे। ये पीटीआई के अंदर एक फूट डालने की ये कोशिश है, जिस तरह की पहले भी बहुत ज्यादा कोशिशें हो चुकी हैं, और ये शायद इनको नजर आ चुका है कि अब चूंकि चीफ जस्टिस तब्दील हो चुका है, और चीफ जस्टिस के तब्दील होने के बाद क्योंकि जब ऊपर बैठा हुआ जो शख्स होता है, जब वो तब्दील होता है तो उसके असरात अल्टीमेटली नीचे तक आते हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि मजीद शायद इन जेली मुकदमात में इमरान खान, बुशरा बीबी जैसी उनकी आज जमानत हो गई, और साथ शाह महमूद कुरैशी को मजीद जेल में नहीं रख सकते, इन्होंने रिहा तो होना है। तो फिर जब ये रिहा होंगे तो उससे पहले इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो चला दी जाए और इनके खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई जाए और इनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, पीटीआई को तकसीम करने की कोशिश की जाए। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को अपने ही बिछाई हुए जो जाल है उसके अंदर उनको शिकस्त होगी। दूसरी अहम चीज जो है वो है अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब को अक्टूबर गालबन 23 अक्टूबर 2022 को उनको कीनिया में कत्ल किया गया, और वो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर कीनिया पहुंचे थे, जहां उनका पीछा किया गया और उनको कत्ल किया गया। उनकी वजह अगर कही जाए तो शायद वो एक प्रोग्राम था जो उन्होंने किया था और उसका नाम था वो कौन था, और उसमें जो सवालात अरशद शरीफ साहब की जानिब से उस वक्त उठाए गए थे, उन्होंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने
उस शख्सियत का नाम कौम को बता भी दिया था। तो ये शायद उनका जुर्म बना। उसके बाद उनको शहीद किया गया, उस पर आवाम का रद्द अमल आया, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त खतूत लिखे जाने लगे और हमने देखा था कि पहले रोज गालबन कोई 600 खतूत, जब ये बाकायदा एक मुहिम चली थी और कहा गया था कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिखे जाए ताकि वहां अज खुद नोटिस लिया जाए। फिर ये खतूत शुरू हुए, पहले रोज 600, दूसरे रोज गालबन 1200, फिर हर गुजरते रोज ये तादाद जो है वो बढ़ती गई और एक हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को 10,000 से जायद खतूत मौसूल हो चुके थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी खतो किताबत थी, जो अपने खतूत आते और जाते थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और वो डाक जो आ जा रही थी वो आपस में मिक्स हो रही थी और मसाइल पैदा हो रहे थे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को अवामी रद्द-ए-अमल को भी कम करने के लिए अज खुद नोटिस लेना पड़ा, लेकिन वो अज खुद नोटिस हुआ, उसकी जो इब्तदाई एक दो या तीन समातें थी वो उसमें काफ़ी कारामद रहीं, उसके कुछ हौसला अफजा नताइज भी निकले, लेकिन उसके बाद अरशद शरीफ साहब का जो मामला था वो हमें सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कहते हैं उसको के दाखिल दफ्तर होता हुआ नजर आया और उस वक्त के वजीर आजम ने, वजीर खारजा ने कीनिया के साथ कोई रब्ता ना किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर जो आलमी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, उनकी खिदमात ली जाए और उन्हें भी इंगेज किया जाए ताकि अरशद शरीफ के कत्ल के मुहरक़ात जाने जाएँ, लेकिन कुछ ना किया गया। क्यों? क्योंकि यही वो हुकूमत थी जो अरशद शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात बनवाने और उनके यहाँ से बैरून मुल्क उनको भेजने में मुलव्वस थी। तो फिर वो कैसे अपने खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे? फिर अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कुछ लोगों के ऊपर जो शक का इजहार किया, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की गई, क्योंकि शायद वो इतने ताकतवर लोग थे कि जब उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन अपने नामजद मुल्जमान के नाम लेने की कोशिश की तो जजेज ने सुनने से इनकार कर दिया। इतनी भी हिम्मत नहीं थी जजेस के अंदर कि वो उन मुल्जमान के नाम सुनते, क्योंकि वो इतनी ताकतवर शख्सियात थी कि शायद इन जजेस के भी पांव जलने लग गए थे। बहरहाल अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं और उसके बावजूद आप ये देखें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे हकायक लिखे हुए हैं, वाज़े तौर पर उसकी बुनियाद पर तहकीकात हो सकती हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने स्पेशल जो JIT थी उसके सरबराह को, जो DIG इस्लामाबाद थे, उनको ये कहा था कि आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात आगे बढ़ाएं, जब तक कीनिया का आपका जो वहां जाने का एक सफारती मसला है वो हल नहीं होता तब तक पाकिस्तान के अंदर लोगों से तहकीकात मुकम्मल की जाए। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की जानिब से जब ये ऑब्जर्वेशंस दी गई तो उसके बाद ही उनके खिलाफ ऑडियो लीक जारी की गई जो जेली थी और फिर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि फिर उनके खिलाफ 8 मार्च 2024 को उन्हें इंतकाम का निशाना बनाते हुए ओहदे से बरतरफ करने का जुडिशल काउंसिल का फैसला सामने आया। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन ताकतवर शख्सियात थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और फिर इस्तीफा देने के बावजूद उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल के जरिए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और उनको बरतरफ करवा के उनकी रिटायरमेंट की जो मराहत थी वो भी बंद करवा दी गई। और आप देखें कि अरशद शरीफ साहब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और इंशाअल्लाह कभी ना कभी उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और अरशद शरीफ साहब ने इस रजीम चेंज के मकरू किरदारों के हवाले से जिस तरह हकायक आवाम तक पहुंचाए और जितनी बहादुरी के साथ उन्होंने सहाफत की, ये मेरे जैसे नौजवान सहाफ़ियों के लिए मिशल राह है और बहुत सारे लोगों को, आने वालों को सहाफत के हवाले से अरशद शरीफ साहब के काम से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि उन्होंने कैसे तहकीकाती सहाफत की, कैसे मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना जो सहाफ़ती किरदार था उसको पूरी ईमानदारी से उसको अदा करने की कोशिश की। कीनिया की हाई कोर्ट वहाँ के पुलिस एहलकारों को मुजरिम नामजद कर चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुकी है और अरशद शरीफ साहब के कत्ल को शनाख्त की गलती या मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो एक बयानिया था उसको भी रद्द कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है। तो जब वहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है तो फिर यहाँ कौन ऐसी ताकतवर शख्सियात है जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात नहीं होने देना चाहती। मुझे कुछ ज़राए से कुछ अर्सा पहले ये पता चला था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात के एक सबसे बड़ी एक रुकावट, जो अगर कहा जाए चंद बड़ी रुकावटों में से, तो वो एक ये भी है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से इमरान खान पर ये दबाव आता है कि आप उस मामले को भी देखें, लेकिन इमरान खान इस मामले को किसी भी तरह से पसे पुश्त डालने या इसको
क्या कहते हैं इसके ऊपर मट्टी डालने का जो एक मामला है, उसके ऊपर वो किसी भी तरह से अमल करने को तैयार नहीं, समझौता करने को तैयार नहीं। और ये जिस वक्त भी पीटीआई की हुकूमत आई, ये इतना शदीद रद्द अमल आएगा और इतना शदीद दबाव होगा पीटीआई हुकूमत पर कि उनको अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात करना पड़ेंगी और जो जिम्मेदार होंगे उन तक पहुंचना होगा। बसूरत दीगर पीटीआई के लिए फिर हुकूमत करना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या अहम पेशरफ्त होती हैं। नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, हो सकता है कि एक बार फिर हम सहाफ़ी हज़रात भी नए चीफ जस्टिस से ये मुतालबा करेंगे कि अरशद शरीफ कत्ल खुद नोटिस केस को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। काजी साहब को मतीउल्लाह जान और हमारे दीगर सहाफ़ती और हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि वो केस लगवाया जाए, लेकिन काजी साहब ने उस पर भी तोते की तरह आंखें बंद रखी। शायद वो उन ताकतवर लोगों की तरफ जाना नहीं चाहते थे, उनके भी पर जलते थे, पाँव जलते थे कि मैं अगर उन ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो कहीं मेरी अपनी जजी जो है वो खत्म ना हो जाए। तो अपनी चीफ जस्टिस ही बचाने के लिए काजी साहब ने भी अरशद शरीफ साहब का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। लेकिन कब तक इंसाफ का ये जो बोझ है, कौन इतने अरसे तक अपने पैरों से के साथ बांध कर इसको घसीटेगा? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जवाब देना पड़ेगा। और वैसे भी एक जज साहब ने कहा था कि जजों के लिए जहन्नम में एक अलग कंपार्टमेंट होगा, एक अलग कमरा, एक अलग खाना होगा जहां पर उनको रखा जाएगा, क्योंकि इंसाफ करना ये अल्लाह की एक सिफ्त है और जजों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों के बीच इंसाफ करें। तो फिर जब आप हल्फ भी लें और आप इंसाफ भी ना करें बल्कि एक पार्टी बन जाए, लोगों को हक देने की बजाय उनकी हक तलफी करें, तो फिर यहाँ आप अल्लाह की पकड़ के मुर्तकिब करार पाते हैं। और फिर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो अल्लाह पाक माफ़ करे कि फिर बड़े बड़ों के जो है वो हड्डियां वो चटक जाती हैं और कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो कभी खुदाई के दावे करते थे लेकिन आज उनका नामो निशान मिट चुका है। काजी साहब, आप तारीख में कैसे याद रखे जाएंगे, इस बात का अंदाज़ा आपको रिटायरमेंट के फौरी बाद हो जाएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।